हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। पार्ट 2 ऑफ फुलब्राइट स्कॉलरशिप पाकिस्तान, लेसन्स फ्रॉम फोर सक्सेस स्टोरीज। पार्ट 1 में हमने बात की एप्लीकेशन पे और एप्लीकेशन फिल कैसे करनी है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे। इस सेक्शन में हम बात करेंगे ऑन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिकमेंडेशन लेटर्स और यूनिवर्सिटी जो आप सिलेक्ट करके देते हैं वो किस तरह करनी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी और अगर आप सीरियस हैं तो पार्ट 1 भी इस वीडियो का ज़रूर देखें। इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अ लॉट। स्टे ट्यून्ड और सी यू सून। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप जितना ज्यादा ईमानदार होकर कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये मुआशरा कॉपी पेस्ट मुआशरा नहीं है। हमारा मुआशरा बदकिस्मती समझ लो या जो भी है, कॉपी पेस्ट मुआशरा। हम अपनी शख्सियात को भी कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, हम अपना करियर भी कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं कि फलानी दी थी ने फलाना कोर्स कर लिया तो तू भी यही कर ले, राइट? तो वो लेकिन इधर क्या होता है कि स्टूडेंट्स खुद को फिर इतना मजलूम बना लेते हैं, वो बात नहीं थी कि हर ऐसे में लिखा होता है जी बचपन से लोड शेडिंग का मसला था, मैं तो मोमबत्ती की रोशनी में तो सारी सारी रात हम होमवर्क करते थे, साइकिल चला चला के 5 किलोमीटर हम तालीम हासिल करने के लिए। तो इस तरह की बातें प्लीज ना लिखें, जो सच है वो बताएं, लेकिन खामखा की सॉब स्टोरी और हमदर्दी हासिल करने की कोशिश ना करें। अगर आप नहीं गरीब खानदान में पैदा हुए तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा अगर आप बाकी बातों पे ध्यान देते हैं। एक तो आप जरूरी नहीं है डीन ऑफ द डिपार्टमेंट से लेटर लिखवाएं अगर आपको डीन जानते नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है उनके पास जाने की, क्योंकि वो अगर आपको जानते नहीं है, आपको उन्होंने पढ़ाया नहीं है, तो आपके बारे में कुछ लिख ही नहीं सकते एविडेंस बेस्ड, राइट? सो गो टू द पर्सन हु इज एक्चुअली सुपरवाइजिंग यू, या उसका कोई सपोर्ट रहा हो आपके एकेडमिक जर्नी में। आई थिंक यूनिवर्सिटी चूज करने में मैं आप सब लोगों से ज्यादा स्मार्ट निकला। वो इस तरह के मैंने इजी ऑप्शन दिया। मेरे एक प्रोफेसर थे जो बैचलर में अमेरिका से ही पढ़ के गए हुए थे, तो मैंने उससे पूछ लिया कि मेरी इस फील्ड में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। तो यानी क्योंकि मेरा प्रोग्राम भी स्पेशलाइज था। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की तरफ, और इसमें मैं इमरान भाई से शुरू करना चाहूँगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे वो क्या सजेशंस देंगे लोगों को। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप जितना ज्यादा ईमानदार होकर कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये मुआशरा कॉपी पेस्ट मुआशरा नहीं है। हमारा मुआशरा बदकिस्मती समझ लो या जो भी है, कॉपी पेस्ट मुआशरा। हम अपनी शख्सियात को भी कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, हम अपना करियर भी कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं कि फलानी दी थी ने फलाना कोर्स कर लिया तो तू भी यही कर ले, राइट? तो वो ये नहीं चाह रहे होते। वो ये चाह रहे होते हैं कि भाई आप ईमानदारी से बताओ, आप इंसान हो, पैदा हुए हो, हमें भी पता है आप पैदा हुए हो, हमें भी पता है कि पाकिस्तान में तालीम कैसी है, सब कुछ हमें पता है। हम सिर्फ आपका स्पार्क देखना चाहते हैं। हम आप देखना चाहते हैं आपने अभी तक की तालीम में, 16 साल की तालीम में कोई ऐसा काम किया है जो कि काबिल जिक्र है, जिसके ऊपर आपको खुद फख्र है और आपके अंदर ड्राइव है, पैशन है। यानी कि वो ये चाहते हैं कि क्या अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो, वो इंप्रेशन ये लेना चाहते हैं। अगर जो बंदा ये इंप्रेशन देने में कामयाब हो गया, और वो कभी भी इंप्रेशन नहीं दे सकता जब तक कि वो झूठ पर मबनी होगी, या मेरी स्टेटमेंट की कॉपी पेस्ट कर देगा, या गूगल पे जितनी भी स्टेटमेंट पड़ी हुई है उनकी कॉपी पेस्ट कर देगा, उनको फौरन पता चल जाएगा और वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो आपने अपनी बुनियादी तौर पर ईमानदाराना तरीके से अपनी जिंदगी के बारे में बताना है कि मैं जी यहाँ से। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि फुल ब्राइट वाले एनकरेज करते हैं उन लोगों को जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। अंडर प्रिविलेज्ड मतलब जो हमारे जैसे गरीब खानदानों में पैदा हुए, मिडिल क्लास या छोटे तबकों में पैदा हुए, और उनके अंदर ड्राइव है काम करने की, तो वो हमारी मदद करना चाहते हैं। और उसकी वजह ये है कि वही बच्चे हैं जो कि जिंदगी में संजीदा उनको हालात भी बना देते हैं, और मतलब वो संजीदा होते हैं, और उन्होंने फिर यानी कि ग्रेजुएशन के दौरान भी वो लाइब्रेरियों में पाए जाते हैं, और वो नोट्सों के अलावा भी कुछ काम करते हैं। तो अगर आप वो करते रहे हैं तो फिर फुल ब्राइट आपके लिए। और आप ईमानदाराना स्टेटमेंट अपनी बायोग्राफी बताएंगे कि और ये फॉर्मल यहाँ पर नहीं, इंटरव्यू के दौरान भी, यहाँ पर ओवरऑल भी ऑनेस्टी यहाँ पर अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा है।
यहाँ पर झूठ अगर पकड़ा गया तो आप दें, सही ठीक है? सही तो ईमानदाराना तरीके के साथ आप बताएँगे कि जी मैं यूँ पैदा हुआ, मेरे इतने बहन-भाई हैं, मेरी ये ख़्वाहिश थी, मैंने यूँ पढ़ना शुरू किया और मैंने इसलिए इस मज़मून का इंतख़ाब किया, मुझे इन-इन लोगों ने इंस्पायर किया और मैं ये बन और मेरा ख़्वाब ज़िंदगी के अंदर ये है। तो वो लोग जो कमिटेड हैं कुछ बनने के लिए, ये लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन अगर आप कमिटेड नहीं है किसी भी चीज़ के लिए और आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा चलो ये नहीं बना तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, तो फिर वो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कमिटेड हैं, आपने कह दिया कि जी मैंने ये करना है और मेरे पास वसाइल नहीं है और मैं करना चाहता हूँ, तो वो फिर आपकी मदद करें। बहुत अच्छे जी। जिनार, आप जो चीज़ इसमें कोई रह जी, आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें इसमें जो रह गई हो? ओके, सो आई वुड से कि सबूत देना ज़रूरी है कि अगर आप कह रहे हैं ये मेरा ख्वाब है, तो आपने उस ख्वाब के लिए करा क्या? तो उसका सबूत कहाँ है? मतलब सबूत कोई आप ट्रांसक्रिप्ट की शक्ल में नहीं दे रहे हैं। आप दे रहे हैं आपकी इंटर्नशिप्स की शक्ल में, आप दे रहे हैं, आप बता रहे हैं मैंने उससे वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस ख्वाब तक पहुँचने के लिए मैंने अब तक क्या-क्या किया है। तो वो आपके एफर्ट्स का सबूत जब दिखेगा और उससे आपने लर्न क्या-क्या किया ऑन द गो, that would help the reviewer to see कि where you are going actually, सही। क्या मंजिल आपकी, कहाँ तक आप मंजिल को क्रॉस कर चुके हैं। कुछ कदम आपने लिए होंगे तो वो आगे आपको 2 कदम और धक्का दे सकते हैं। ठीक ठीक शुरू से कोई आपको जो है वो हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा, सही तो कुछ सही एविडेंसेस देने होंगे। वंडरफुल वंडरफुल। जी रबिया, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी, बिल्कुल। एक तो जो इमरान भाई ने बात की कि अंडर प्रिविलेज्ड को प्रेफ़र करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग फिर उन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिविलेज्ड को नहीं मिलेगा। सिर्फ़ वो कंडीशन को बैलेंस करने के लिए ऐसे करते हैं कि जब आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख रहे हैं, उनको भी पता है कि उसमें क्या सोसाइटी की अपॉर्च्युनिटी थी बच्चों के पास कि नहीं थी। वो सिर्फ़ इसलिए बैलेंस करने के लिए देखते हैं कि अच्छा, बच्चा जिस बैकग्राउंड से है चलो उसको थोड़े ज़्यादा मार्क्स दे दें, अगर उसने उस बैकग्राउंड में रहते हुए भी थोड़ा-सा काम किया है तो। लेकिन इधर क्या होता है कि स्टूडेंट्स खुद को फिर इतना मज़लूम बना लेते हैं, वो बात नहीं थी। कि हर ऐसे में लिखा होता है जी बचपन से लोड शेडिंग का मसला था, मैं तो मोमबत्ती की रोशनी में तो सारी-सारी रात हम होमवर्क करते थे, साइकिल चला-चला के 5 किलोमीटर हम तालीम हासिल करने के लिए। तो इस तरह की बातें प्लीज़ ना लिखें। जो सच है वो बताएँ, लेकिन खामखा की सॉब स्टोरी और हमदर्दी हासिल करने की कोशिश ना करें। अगर आप नहीं गरीब खानदान में पैदा हुए तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, अगर आप बाकी बातों पे ध्यान देते हैं। और सही। दूसरा जो मैंने बड़ी गलती देखी है पर्सनल स्टेटमेंट में, कि सारे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ बता देते हैं। और वो चीज़ तो आपकी सीवी में भी है ना। आपने ये नहीं कहना कि मैंने 3 साल इस इंडस्ट्री में काम किया, फिर 2 साल मेरा ये एक्सपीरियंस। नहीं, आपने ये बताना है कि आपने जो 3 साल एक जॉब की, आपने उसमें क्या सीखा? आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। सही इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को उस तरह डायरेक्टली हिट नहीं करना। सही। आपने ये बताना है कि आपने तालीम हासिल की, आपने सोसाइटीज़ में अगर पार्टिसिपेट किया, उससे आपने क्या सीखा? और फिर वो ज़ीनार वाली बात कि अगर आपने बस ये नहीं लिखना आई हैव एक्सीलेंट लीडरशिप, कम्युनिकेशन, फलाना-ढिमकाना स्किल्स। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि आई हैव एक्सीलेंट लीडरशिप स्किल्स, आप उसकी एग्ज़ाम्पल दें, तो पढ़ने वाले को खुद ही पता चल जाएगा सही। कि आप में लीडरशिप स्किल्स हैं। आप कहें कि जी मैं फलाँ-फलाँ सोसाइटी का प्रेज़िडेंट रह चुका हूँ या रह चुकी हूँ। सही। तो इससे ऑटोमैटिकली पता चल रहा है कि आप में लीडरशिप स्किल्स हैं, आप में मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो वो इस तरह से क्लीशे स्टेटमेंट्स ना लिखें। और प्लीज़ जब आप बता रहे हो कि आप पाकिस्तान वापस आके क्या करेंगे, तो आप ये ना लिखें कि मुझे मेरे वतन ने बहुत कुछ दिया है और अब मेरी बारी है वापस इसको देने की। बी स्पेसिफिक। स्टेटमेंट ऑफ, बल्कि दोनों एसेज में मैं ये कहूँगी कि बी स्पेसिफिक। आप एकेडेमिया में आना चाहते हैं, आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आपने अपना बिज़नेस शुरू करना है, आपने किसी एनजीओ में काम करना है, क्या करना चाहते हैं? ये नहीं कि आई वांट टू गिव बैक टू माय कंट्री। वो सच में 80% ऐसे में यही लिखा होगा कि आई वांट टू गिव बैक टू माय कंट्री, तो ये उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। सही और सही। एक और चीज़ कि जब आप किसी ऐसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं जो कि कॉमन है, फॉर एग्जांपल एनर्जी की फील्ड या एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, जिसमें बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हो, तो कोशिश करें कि फिर जनरल बातें ना लिखें, क्योंकि वो सब लिखते हैं। बिकॉज़ मैंने एसेज रिव्यू किए हुए हैं,
तो एनर्जी के प्रॉब्लम से मतलब 10-12 एसेज आए हैं, सबकी एक सेम स्टार्टिंग होगी। तो सही। देखें कि अगर आपकी फील्ड वो है जो कॉमन फील्ड है, हम्म, तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट लें। क्लीशेड बातें ना लिखें कि जी पाकिस्तान में तो फलां मसला है, तो वही बात के लोड शेडिंग होती है, वो उनको भी पता है, यूसुफी सही। वालों को भी पता है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है। आप अपनी बात करें कि आपने क्या सीखा, आपने खुद को कैसे ग्रूम किया, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप अमेरिका के हालात में सर्वाइव कर सकते हैं। आपने उसका प्रूफ देना है कि अगर हालात चेंज भी होंगे तो आप अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेंगे। सही। आप मुश्किलात से भागते नहीं हैं, आप मुश्किल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। और किसी को भी बचपन से नहीं पता होता कि उसने क्या बनना है, क्योंकि हमारे यहाँ काउंसलिंग होती नहीं है स्कूल्स में। सो इट्स ओके कि अगर आप कहें कि मुझे बैचलर्स में आके फलाने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हुआ, जरूरी नहीं है कि आप कहें कि जी मैं तो जब पैदा होते साथ ही मुझे तो साइंस में इंटरेस्ट ही बहुत था। हमारे यहाँ बच्चों को नहीं पता होता तब साइंस क्या होती है। सही। तो जितना वही बात है, रियलिस्टिक हो, सच बोलें, जो है वो लाजमी बताएं, जो नहीं है उसको बताने की कोशिश ना करें। वंडरफुल जी। इमरान भाई आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, एक बात, मेरे पास बच्चे आते हैं ना स्कूल पे, जब फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ाता था, तो मैं कहता था यार ये फार्मासिस्ट बनकर क्या करोगे, या डॉक्टर बनकर क्या करोगे? मैं कौम की खिदमत करूंगा। तो मैं कहता हूँ यार रहने दे कौम की खिदमत में, तो अपनी खिदमत कर ले, इससे फायदा तो कौम का करेगा कि एक उस कौम में से एक डिपेंडेंट को खारिज कर देगा, तो खुद इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कौम की खिदमत करना बंद कर दो, अपनी खिदमत करना शुरू कर दो, खुद इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सही। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा हो गया। इसको जो अभी इमरान भाई ने बात की, इसको अगर समराइज करें तो वो कहते हैं अव्वल खेश बाद दरवेश। तो पहले अपने आप को देखें फिर दूसरों का ख्याल करें। वेरी गुड। इतनी अच्छी ये डिस्कशन जा रही है कि अगर मेरे पास, अगर इफ आई कुड डिसाइड, तो आप सब लोगों की मैं स्टाइपेंड डबल कर देता। तो USCFP and Fulbright, are you listening? Let's hope so. तो अगला जो टॉपिक है उसमें मैं चाहता हूँ कि हम जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं उस पर थोड़ी बात करें। और जिस तरह बाकी हर चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, मुझे लगता है यहाँ पे भी कन्फ्यूजन ही है जो आम अवेलेबल है पाकिस्तान में। तो रबी आपसे पूछना चाहूँगा कि how a student should approach a professor to have a recommendation letter and how he can make कि इसको वो जल्दी मिल जाए ताकि उसकी एक चीज़ तो क्रॉस हो। जो सच बात है, जो हालात हैं, वैसे ये ऑन एयर कहना नहीं चाहिए, लेकिन जल्दी मिल जाए तो फिर वो स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि बेटा आप लिख के दे दें हमें पॉइंट्स, तो हम साइन कर देंगे, जो सीधी बात है। लेकिन सारे नहीं ऐसे, कुछ हैं जो वाकई में खुद लिखते हैं, तो उनको फिर टाइम दें आप। जो अप्रोच की बात है, देखिए प्रोफेसर कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, कितनी क्लासेस लेता है, उसको बाय नेम नहीं याद रहता, ठीक है। तो अगर आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी है तो आप बताएं कि जी मैं आपकी फला क्लास में स्टूडेंट था, मेरा ये स्कोर है। या अगर आपने कोई क्लास प्रोजेक्ट किया है तो उसका जिक्र करें, मतलब आपने उस प्रोफेसर के साथ जो जो काम किया है उस सबकी समरी आप ईमेल में लिखिए, ताकि उसको याद कराएं कि जी मैं ये हूँ, कि जी मैंने आपके साथ वो फला प्रोजेक्ट पे काम किया था, या मेरी जो क्लास रिपोर्ट थी वो XYZ टॉपिक पे थी। क्योंकि आपने रिकमेंडेशन लेटर उन्हीं से लेने हैं जो आपको जानते हैं। जिससे आपने कोर्स नहीं पढ़ा उससे तो आप रिकमेंडेशन लेटर नहीं लेते ना। तो जिसको जानते हैं उसको फिर आप ये याद कराएं कि आप उसको कैसे जानते हैं। सो मोस्टली तो जिस तरह बैचलर्स में भी होता है, आप जब प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो एक तो आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइजर होता है जिससे आप लेते हैं। अगर मास्टर्स आपने कर लिया, PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एक बैचलर्स के सुपरवाइजर से ले लें, एक मास्टर्स के सुपरवाइजर से ले लें, लाइक ये बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो फिर आपकी फील्ड से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो टीचर्स हैं, फिर वो बेहतर अप्रोच होती है। कि अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया है, जो थंब वो है कि जी 2 आप एकेडेमिया से लें और 1 आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से लें। लेकिन बैचलर्स में हमारे बच्चों के पास नहीं मौका होता इंटर्नशिप करने का। मैंने खुद बैचलर्स में नहीं की थी, तो फिर आप तीनों एकेडेमिया से ही ले लें। सही। लेकिन उन प्रोफेसर से जिनसे आपने पढ़ा हो और आपके ग्रेड अच्छे हों, ताकि फिर, और तरीका यही है कि जो आपने क्लास में काम किया है बस वो याद करा के, और फिर डेफिनेटली रिमाइंडर ईमेल्स हफ्ते बाद भेजते रहें अगर वो उन्होंने नहीं भेजा तो। या अगर उनको थोड़ी हेल्प चाहिए तो आप खुद पॉइंटर्स उनको बता दें कि जी मैंने इस प्रोजेक्ट में काम किया था, मेरा ये ग्रेड था, मैंने इस एक्टिविटी में
पार्टिसिपेट किया हुआ है, ताकि चलो उनको थोड़ी हेल्प हो जाए लिखने के लिए। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि अपनी तरफ से भी थोड़ी एफर्ट डाल के एक समरी बना के भेजें कि यहाँ पे आई वाज इन टच विद यू, और इस पे ये बेसिस है मेरे लेटर रिक्वेस्ट करने की। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। सिर्फ एक लाइनर ना कह दें जी प्लीज गिव मी अ रिकमेंडेशन लेटर। जी इमरान भाई, आपने भी कभी किसी को लेटर दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं यहाँ पर बैठ के तो काफी लोगों को दे चुका हूँ रिकमेंडेशन लेटर। अगेन, आपकी फील्ड में जो लोग बाहर से पढ़ के आए हैं और वो अच्छा यहाँ के निज़ाम को जानते हैं, अगर आप उनको अप्रोच करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है। जो मेरा अपना रिकमेंडेशन लेटर के साथ, तो मेरे कुछ साथी ऐसे थे जो कि बाहर से पढ़ के आए थे, वो स्टैनफोर्ड से पढ़ के आए थे और उनको पता था सारा कुछ, तो उन्होंने तो बहुत काइंड की। तो लेकिन अब वो मुझे, यानी कि मैं उनको जानता था, वो मुझे जानते थे, लेकिन अगेन मैंने पर्सनल स्टेटमेंट जो लिखी थी अपनी, जो मैंने अपने स्टडी ऑब्जेक्टिव लिखे थे और जो मेरा सीवी था, वो मैंने उनको ईमेल कर दिया था, ठीक है? और उन्होंने वो लिख दिया। ये एक रिकमेंडेशन लेटर ऐसे लिखा गया, ठीक? दूसरा, जब आप काम कर रहे हो, जो मेरे कलीग्स थे उनमें से, वो मुझे जानते थे, मैं काम कर रहा था काफ़ी अरसे से, तो वो मुझे जानते थे कि मेरे अंदर क्या-क्या स्किल्स हैं, राइट? तो वो स्किल्स कैसे पैदा होंगी? अगर आप किसी के काम आओगे, तो वो आपके काम आएगा। अगर आप किसी के काम नहीं आओगे, तो कोई आपके काम नहीं आएगा। तो ये गिव एंड टेक का हिसाब है। तो अगर आप अपने उस्ताद की कोई मदद की है या आपने कलीग की कोई मदद की है, तो वो आपको आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मैनू ही सारा कुछ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, मैं किसी ਨੂੰ कुछ ना देवां, ऐ नहीं होता, ठीक है ना? तो आपको अच्छा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, एक काबिल-एतमाद लोगों का। और रबिया की बात से मैं 100% इत्तेफ़ाक करता हूँ। कुछ प्रोफ़ेसर हमारे ऐसे हैं, आज के दिन भी, जिनको ईमेल नहीं आता। जिनको ईमेल इतना हमारे वो लिटरेसी प्रोफ़ेशन नहीं है, ठीक है? तो लेकिन वो बड़े ओहदे पे हैं। वो बड़े ओहदे पे हैं और आपको जानते हैं अच्छी तरह से, तो आप उनकी मुश्किल आसान कर दें। आप उनको अपना रिकमेंडेशन खुद लिख दें, ठीक है? और पाकिस्तान में ही सिर्फ हो सकता है ये अय्याशी सिर्फ पाकिस्तान में है। पूरी दुनिया में किसी तरह कोई अय्याशी इस तरह की नहीं है कि भई आप अपना रिकमेंडेशन लेटर खुद लिख दें। वो उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद साइन कर देगा, आपका काम हो गया। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है रिकमेंडेशन लेटर लेना। लेकिन आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ठीक है? पंजाबी में कहते हैं व्यवहार, मतलब आपका उठना-बैठना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना और ज़िंदगी गुज़ारने का बेहतरीन असूल, सच बोलो, ईमानदार रहो, ठीक है? अगर आप चालाकियाँ करोगे, तो भई आप पकड़े जाओगे। 10 दिन कर लोगे, 1 साल कर लोगे, 3 साल कर लोगे, 5 साल कर लोगे, किसी न किसी जगह पर आपको पकड़े जाओगे और जब पकड़े जाओगे तो फिर वही हमारे जो पॉलिटिशियंस के साथ हो रहा है। इमरान भाई, ये बातें आपने यहाँ पे आके सीखी या पाकिस्तान में पता थी? कुछ पता नहीं, कुछ यहाँ पर आकर सीखी हैं। यहाँ पर ज़्यादा सीखी है, लेकिन पाकिस्तान में भी चूँकि मेरा मेरा थोड़ा-सा मैं वो कहते ने मैं देर नाल मैनू लोग कहते थे यार तू तेरी उम्र है कोई पीएचडी करन वाली, ठीक है? तू जा बच्चे पाल, तेनू की मुसीबत पई है कि तू पीएचडी कर। पर मैनू शौक सी कि मैं करनी ही पीएचडी, ठीक है? तो और वो एक और बात, उम्र के हिसाब से भी मैंने ये कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो कि तजर्बाकार हैं और पाकिस्तान के सिस्टम में रहते हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा, ऐज की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। यानी कि अगर आप देखो तो 45 साल की उम्र तक भी लोग ऐसे हैं जो कि पीएचडी करने के लिए यहाँ पर आए, ठीक है? आप 22 साल से लेकर 45 साल, और यहाँ पर मेरे साथ जो पीएचडी कर रहे हैं लोग, ठीक है? सारे ही जो नौजवानी के अंदर सारे क्या कहते हैं अजीब-अजीब तरह के चक्करों में पड़ जाते हैं। संजीदगी थोड़ी-सी देर में ही आती है, ये कुदरत का कानून है। तो जब भी संजीदगी आ जाए, ठीक है? और आप संजीदा हो गए हैं, तो तब आप शुरू कर दें बस, बिस्मिल्लाह करें और काम शुरू कर दें। ठीक है? तो ये सोचना कि हुण मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है तो मेरे कोल होएगा नहीं, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ने आज तो शुरू कर दो। अगर आप यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद थोड़ा-सा टाइम गुज़र गया हो, 5 साल गुज़र गए हैं, 6 साल गुज़र गए हैं, पाकिस्तान में कुछ समझ नहीं आ रहा और आपको पढ़ना-लिखना आता है आपको, तो आप शुरू कर दें। तो लेकिन ये शुरू में जैसे बात हुई थी, 2 साल का प्रोसेस है। आप 1 साल में यानी कि अभी देखें तो ये फ़रवरी या मार्च शुरू हुआ है, तो ये मार्च के शुरू में इन्होंने अनाउंस किए हैं। जून के अंदर डेट है, मार्च से जून तक कुछ महीना कुछ टाइम है। 3 माह।
जून में ये एप्लीकेशंस लेंगे, अक्टूबर नवंबर के अंदर ये शॉर्टलिस्ट करके ईमेलें भेजेंगे, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल के करीब ये इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद फिर पूरी तरह से ये बहुत पैम्पर करके भेजते हैं। मतलब ये फुलब्राइट की एक यश ही ये है कि ये आपको बहुत खिलाते-पिलाते भी हैं, पैम्पर करते हैं अच्छी तरह से, सेमिनार में बुला रहे हैं, आपको खाने खिला रहे हैं और यहाँ पर फिर आप जब अमेरिका आ गए, तो अमेरिका में भी सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको खाने-शाने खिलाएँगे, कल्चरल शो कराएँगे, उनको पैम्पर करेंगे। वो पैम्पर इसलिए करेंगे, घोड़े को तैयार करेंगे कि भई तुझे बहुत मुश्किल में जाना है, तो तुझे ज़रा पहले से हम ज़रा तैयार-श्यार कर लें, ताकि तू तगड़ा हो जाए। वो आपको ये भी बताएँगे अमेरिका में रहना कैसा है, ये भी बताएँगे कि भई अमेरिका में लेकर क्या जाना है, ये भी बताएँगे कि अमेरिका में कौन-सी चीज़ें नहीं हैं अच्छी, कौन-सी चीज़ें ये फुलब्राइट का फ़ायदा है। डायरेक्ट एडमिशन में ये फ़ायदा नहीं सही। है। फुलब्राइट में ये वो थोड़ी-सी शाहाना किस्म की चीज़ है। शाहाना इस वे कि आपकी पहले प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन भी होगी, फिर पोस्ट डिपार्चर ओरिएंटेशन भी होगी, फिर यहाँ पर आपके साथ जो लोग हैं, वो कंटीन्यूअसली आपके साथ मॉनिटर भी रहेंगे। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का भी ख़्याल रखेंगे, आपकी दूसरी चीज़ों का भी ख़्याल रखेंगे। तो वो सही ज़रा हो गया। पालते हैं चलो भई। सही हो गया। नहीं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। दैट्स डेफिनेटली गुड कि आप उसको भी कीप अप रख रहे हैं ताकि लोग जो है ना वो दूसरी चीज़ों को भी ज़हन में रखें। और ज़ीनार, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी रिकमेंडेशन लेटर्स के बारे में, जो चीज़ रह गई हो? हाँ, 2 बातें एक्चुअली ऐड करनी है कि एक तो आप ज़रूरी नहीं है डीन ऑफ द डिपार्टमेंट से लेटर लिखवाएँ, अगर आपको डीन जानते नहीं हैं। हुँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है उनके पास जाने की, क्योंकि वो अगर आपको जानते नहीं हैं, आपको उन्होंने पढ़ाया नहीं है, तो आपके बारे में कुछ अच्छा ही कुछ लिख ही नहीं सकते एविडेंस बेस्ड, राइट? सो गो टू द पर्सन हू इज़ एक्चुअली सुपरवाइजिंग यू, जी। या उसका कोई सपोर्ट रहा हो हुँ, आपके एकेडमिक जर्नी में। एक क्रिएटिव तरीका जो कि अगर आपको लगता है कि जो कि मैंने इमरान से सीखा है, जो कि अगर आपको लगता है कि अगर आपके अड़ोस-पड़ोस में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने आपको रिसर्च सिखाई हो, पर्टिकुलरली मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए, जिसने आपको रिसर्च सिखाई हो, या तो आप किसी लिंक्डइन पे जाके किसी बंदे से कोलैबोरेट कर सकते हैं, या किसी अमेरिकन प्रोफेसर के साथ अगर आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिससे आप कांटेक्ट में रहें, या कोई पीएचडी स्टूडेंट जो कि फुलब्राइटर्स हैं, हम हमारे साथ हमारी रिसर्च पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। और हम वंस यू कोलैबोरेट विद समबडी लाइक अ पीएचडी स्टूडेंट और पोस्टडॉक या फिर कोई फैकल्टी मेंबर elsewhere, you can ask them to write your reference letter because now you're working with them on a research project. हुँ, हुँ। So that was a या creative way that हुँ, I did not know about. मैं तो अपने हुँ, हुँ। अड़ोस पड़ोस में इसीलिए थे ठीक, रेफरेंस लेटर, जो कि मुझे मेरे प्रोफेसर जानते थे। सही। और प्लीज 2 मंथ्स पहले उनको एक ईमेल लिख दिया करें, हुँ, आखिरी दिन खटका के नहीं कि मेरा कल डेडलाइन है, प्लीज लिख दें। हुँ, तो हुँ। ना उनके पास टाइम है कि आपके लिए लेटर फॉर्म हुँ। करेंगे, और ना वो अच्छा नहीं लिख सकेंगे, राइट? वो सो या दैट्स तो ये तो हो गया रिकमेंडेशन लेटर्स पे। एकेडेमिया से डेफिनेटली लेने के यही तरीके हैं जो आप सब लोगों ने बताए हैं। और लेकिन इंडस्ट्री से मेरे लेटर मुझे चाहिए था, तो उसका एक्सपीरियंस मेरा कुछ ऐसा ही था कि इंडस्ट्री में ज़्यादातर वो आपको खुद ही लिख के देना पड़ता है। और ऐसे भी मुमकिन है कि जो साइन कर रहे हो उनको शायद इंग्लिश भी ना आती हो, तो दैट्स पॉसिबल टू। लेकिन डेफिनेटली चेंजेस फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। मेरी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, तो उसके हालात डेफिनेटली मच डिफरेंट देन अदर्स। अब अगला टॉपिक है हमारा यूनिवर्सिटीज़ का, कि जिस यूनिवर्सिटी को, जो 4 यूनिवर्सिटीज़ आपने बतानी है फुल ब्राइट वालों को, वो किस तरह चूज़ करें। तो ज़ीनारा, आपसे पूछूंगा पहले कि आपने किस तरह चूज़ की? अच्छा ये इस पे थोड़ी-सी एम्बैरेसमेंट का मुज़ाहिरा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम पता थे भई। मुझे पता था टीचर्स कॉलेज कोलंबिया है जो कि एजुकेशन में काम करती है, और फिर हम सबको पता है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ये 2-3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अलावा हमें कहीं जाना ही नहीं है, हम तो मतलब शाहाना लोग हैं। हम हमारे लिए तो यूनिवर्सिटीज़ के दरवाज़े खुले हैं, और जैसे ही हम डालेंगे ना फुलब्राइट, तो वो तो सीधा हमें हार्वर्ड भेज, दैट्स व्हाट माय कंसेप्शन। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि फुलब्राइटर्स को, लाइक जो फुलब्राइट मैनेजमेंट है, उसको थोड़ा-सा आइडिया है कि आप जो लिख रहे हैं पर्सनल स्टेटमेंट और रिसर्च स्टेटमेंट, उस पर्टिकुलर फील्ड में कौन-सी यूनिवर्सिटी है। तो हुँ, कौन-सी यूनिवर्सिटी ने जो है हुँ, ना वो काम किया है। हुँ, हो सकता है किसी फील्ड में हो और किसी फील्ड में ना हो, मैं जनरलाइज़ नहीं कर रही, लेकिन मेरी फील्ड में था।
तो इंटरेस्टिंगली जिस डिग्री के लिए मैंने अप्लाई किया था, मुझे नहीं पता था कि मेरी जो पायनियर्स हैं वो सिरैक्यूज़ में हैं, मेरी फील्ड के पायनियर। तो जो कि यहाँ से पढ़ के निकले हैं, यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, वो यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी के पायनियर्स हैं। तो मुझे ये मालूम नहीं था कि अब वो क्योंकि अगर यूपेन में पढ़ा रहे हैं तो मैंने तो यूपेन का नाम डालना है ना। मैंने फिर सिरैक्यूज़ का नाम नहीं डालना क्योंकि मुझे पता है सिर्फ वो यूपेन में है। लेकिन वो ओरिजिनेट यहाँ से हुए थे, इसलिए फुलब्राइट ने मेरा मैच सिरैक्यूज़ में लगाया। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि यू आर सेंट इनटू सिरैक्यूज़। फंडिंग के भी इश्यूज़ होते हैं, दूसरे पॉलिटिकली ड्रिवन कौन सी यूनिवर्सिटी किसके साथ कितना कोलैबोरेट करती है फुलब्राइट के साथ, वो सारी चीजें भी हैं। लेकिन आई गॉट टू नो व्हेन आई केम हियर कि बहुत सारे पायनियर्स यहीं से पढ़ के निकले। सो जरूरी नहीं आप जो 4 लिखे हैं उसके अंदर आपका हो जाए। सम ऑफ द फुलब्राइटर्स दैट आई टॉक टू दे कुड नेगोशिएट कि मुझे यहाँ नहीं जाना, वहां जाना है। किसी की नेगोशिएशन सुनी गई, किसी की नहीं। लेकिन जनरल सजेशन ये होगा कि वो 4 को छोड़ के कोई और यूनिवर्सिटी के बारे में भी जान लें, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। ठीक। जी इमरान भाई। आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। तो मैंने तो अपनी यूनिवर्सिटी में मैं कहता था किसी भी यूनिवर्सिटी मैंने कोई प्रेफ़रेंस नहीं दी थी। मैंने कोई प्रेफ़रेंस नहीं दी थी। अच्छा। मतलब वो जो प्रेफ़रेंस आया था तो उसमें मैंने दी भी नहीं थी। और मेरा एक दोस्त थे, उन्होंने कहा था देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही करते हैं। सही। ठीक है? तो बाद में भी उसका एक मुझे नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखना पड़ा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा निज़ाम था कि जहाँ पर मुझे भेजा गया है, बेहतरीन जगह है। वाह! सही। जी रबिया। मैंने भी उसको ऑप्शनल को छोड़ दिया था, लेकिन मैं एडवाइस ये करूँगी कि ना छोड़ें। आप अगर आपको कोई ख्वाहिश है तो वही बात है कि प्लीज़ आईवी लीग को छोड़ के, क्योंकि आप फील्ड वाइज़ रैंकिंग देखें कि आपकी जो फील्ड है, और जो पहले ज़िनाद ने पूरी स्टोरी सुनाई थी वो गूगल स्कॉलर वाली, और वो तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी या किस लैब, किस डिपार्टमेंट का काम अच्छा हो रहा है और आपसे रिलेटेड है। और दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने स्पेशली फॉर पीएचडी, क्योंकि मास्टर्स में तो इतना वो इश्यू नहीं होता रिसर्च रिलेटेड। पीएचडी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़े कोई हाई-फाई प्रोफ़ेसर्स के पास जाना है। आपने उन प्रोफ़ेसर्स या उन लैब में जाना है जिनके पास आपको देने के लिए टाइम हो। क्योंकि पीएचडी के लिए टाइम की ज़रूरत होती है। सही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी मैं जिस जगह पे हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैंने प्रेफ़रेंस नहीं दी थी। ठीक। लेकिन जो ये है कि जनरल अगर हम बात करें, पाँचों आईवी लीग भी दे दिया ना, तो फुलब्राइट प्लान देगा, उसमें पाँचों आईवी लीग नहीं होंगी। 1-2 अच्छी होती हैं, 1-2 मीडियम होती हैं, और जो 5वीं होती है वो लो होती है जस्ट इन केस। तो सही। वो जो प्लान देते हैं वो बैलेंस देते हैं कि चलो किसी न किसी में तो हो ही जाएगा ना एडमिशन। ठीक। और फिर एक और बात कि आप अपनी प्रोफ़ाइल के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ करें। ठीक है, हार्वर्ड में भी होता है, फुलब्राइट जाते हैं, पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर ये नहीं कि अगर आपका स्कोर जीआरई का 300 है और आप आईवी लीग स्कूल्स दे रहे हैं तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। सही। सो अपनी प्रोफ़ाइल के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ करें। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ जो टॉप की, जिनका पाकिस्तान में सबको नाम पता है, बस उधर ही अच्छी एजुकेशन होती है, बाकी तो सही। ऐसी बात नहीं है। सही। बहुत सारी ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बड़े टॉप के प्रोफ़ेसर हैं जो अपनी फ़ील्ड में टॉप के हैं। लाइक इफ यू सर्च ऑन वेब ऑफ साइंस तो अपनी सही। फ़ील्ड में टॉप 5 ऑथर्स में होंगे, लेकिन वो स्टेट यूनिवर्सिटी में भी हो सकते हैं। ठीक। सारे जो है वो आईवी लीग में नहीं होते। सही। तो ये इस कॉन्सेप्ट को बस ज़हन में से निकाल दें जब आप यूनिवर्सिटी ढूँढ रहे हैं तो। अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी प्रोफ़ाइल के मुताबिक सिलेक्शन करें। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ें बताई आप लोगों ने। जी इमरान भाई। एक छोटी-सी बात, अमेरिका में पूरा का पूरा तालीमी निज़ाम जो है रिसर्च का, जो बेसिकली राबिया ने बहुत अच्छी बात की है। वहाँ जाओ जहाँ पर आपका ग्रोथ का चांस है। अगर आप बिज़ी बंदे के पास चले जाओगे तो बिज़ी बंदे के पास टाइम ही नहीं है। ठीक है? और पहले जाके आप अगेन वहाँ वहाँ का सिस्टम देखो, वहाँ पर जो पोस्ट डॉक मौजूद हैं, जो पीएचडी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके साथ दोस्ती करो। दोस्ती करने का, नेटवर्किंग करने का सबसे असूल ये है, पहले छोटे बनोगे फिर बड़े बनोगे। ठीक है? जब तक आप किसी का छोटा नहीं बनना पसंद करते, आपके अंदर अकड़ होता है या फिर आप चाहते हो, आप समझ रहे हो कि आप बहुत ही बड़े आदमी हो, पहले छोटा बनो,
छोटे बनोगे किसी भी जगह पर, पाकिस्तान में भी यही है कि जब तक हमें छोटा बनने की आदत नहीं पड़ेगी, जी तब तक हम बड़ा नहीं बनेंगे। जी और हमारी तालीम के अंदर हमें कहीं न कहीं पता नहीं वो या तो हमारे मुआशरे ने हमें ये सिखा दिया कि हम बड़े बन गए, बड़े नहीं हैं हम छोटे हैं। तो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, उस जगह पर जाएँ जहाँ पर आपके पास चांस ज़्यादा है ठीक ग्रो करने का, ठीक काम करने का। आई थिंक यूनिवर्सिटी चूज करने में मैं आप सब लोगों से ज़्यादा स्मार्ट निकला। वो इस तरह के मैंने इजी ऑप्शन दिया। मेरे एक प्रोफेसर थे जो बैचलर में अमेरिका से ही पढ़ के गए हुए थे, तो मैंने उससे पूछ लिया कि मेरी इस फील्ड में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। तो यानी क्योंकि मेरा प्रोग्राम भी स्पेशलाइज था टेक्सटाइल केमिस्ट्री या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, तो उसमें 4 से 5 जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने मुझे उसका नाम बता दिया और मैंने वही लिस्ट में लिख दिया। सो आई थिंक दैट रियली वर्कड आउट फॉर मी रियली वेल एज वेल। जी अगला सेक्शन है इंटरव्यू वाला। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट। यहाँ तक तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की है, होपफुली अगर आप उसको केयरफुली करते हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे।